इस मेगा पॉलिटिकल शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आज वो मेहमान आ रहे हैं जिन्हें पिछले 3 दिन से पूरे देश का मीडिया ढूंढ रहा है। बहुत पुराने प्रोफेसर हैं, कल तक उधर थे, आज इधर हैं। प्रवक्ता दमदार हैं, हर वक्त तैयार हैं। कल तक कांग्रेस की ढाल थे, अब बीजेपी की तलवार हैं। आज पूछेंगे उनसे कि कांग्रेस से उनकी क्यों तकरार है, संबित पात्रा से इतना क्यों प्यार है, जिनके पास हर सवाल का जवाब फटाफट है। ट्रिलियन के जीरो ढूंढने वाले नए जमाने के आर्यभट्ट हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अर्थशास्त्र के जानकार, बेहद मजे हुए प्रवक्ता, बीजेपी के नए नवेले नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, स्वागत है आपका। स्वागत है गौरव जी, प्लीज कम, वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए गौरव जी के लिए। आइए सर, प्लीज बैठिए। हमारे एडिटर्स हैं, गौरव जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत टीवी 9 में आने के लिए। लेकिन बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, मुझे ही बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि जिन इश्यूज के कारण मैंने कांग्रेस छोड़ी, मैंने अपना एक पत्र भी लिखा आपने, और इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं मुझे ग्रिल करने के लिए। उन्होंने मेरे पत्र का एक एक अक्षर सभी दृष्टिकोणों से पढ़ा होगा। तो बेसिकली 3 इश्यूज थे, और मैंने ऐसा नहीं कि उन इश्यूज के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपनी भावना से अवगत नहीं कराया। मैंने हर वरिष्ठ नेता को, हर मीन्स हर, जो भी आपके जहन में जितने नेता उनको बोला कि साहब, सनातन के विरोध में कांग्रेस के नेता अपमानजनक बातें बोलते हैं, अलायंस पार्टनर सनातन को गाली देते हैं, उसका रिएक्शन दीजिए। पर कांग्रेस पार्टी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा साहब, पॉलिटिकल लाभ हानि अलग चीज़ होती है, पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना एक पॉलिटिकल पाप है। इस पाप को मत कीजिए। अच्छा, मैं पूरा शो हमारा आपसे इसी पर होगा आज। लेकिन एक बात बताइए, हमने आपका अभी शो पर आने से पहले ट्विटर का प्रोफाइल देखा, उसमें मोदी का परिवार नहीं, अभी परिवार का हिस्सा नहीं मानते आप? देखिए, मैंने कहा ना, मैं सब कुछ ट्विटर हो या फेसबुक हो या आर्टिकल हो, मैं खुद करता हूँ। कल परसों मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। ये वैसे किस पे तंज है कि आप खुद करते हैं? मेरी बात तो सुनिए आप। जी जी, प्लीज गो अहेड। मैं स्वयं लिखता हूँ, स्वयं करता हूँ, मेरे पास कोई इस तरह के सहायक नहीं है। तो मैं करूँगा, वो भी करूँगा, पर इतना ज़्यादा अगर आप मेरे को एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हर चीज़ पे रिएक्ट करूँगा, हर चीज़ पे ये गालियाँ देना, किसी को व्यक्ति विशेष को नाम लेके बोलना, ये खराब है, ये अच्छा है, मैं नीतियों की बात ज़्यादा करता हूँ। हो सकता है उसमें मैं कुछ देर हो जाए, कुछ में से विलम्ब हो जाए, आपको लगे कि साहब 5 दिन से आपका ट्विटर प्रोफाइल में चेंज नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ, क्योंकि मैं अकेला ही अपना काम करता हूँ। परसों मैंने ज्वाइन किया, कल आप जैसे लोगों ने मुझे सुबह से शाम सवालों से मेरा गला बैठा दिया। मैं पिछले 4 महीने में टीवी शो में भी नहीं गया। आपको और जितने भी यहाँ पर एडिटर्स बैठे हैं, आप सब लोग इनसे पूछ सकते हैं कि मैं 4 महीने में आपने मुझे कोई टीवी शो में देखा, मेरे को कोई प्रेस वार्ता करते देखा? आपको मिस कर रहे थे वैसे हम लोग? नहीं, अंशुमान जी बैठे हैं। अंशुमान जी, बजट पे मैं हर वर्ष प्रेस वार्ता करता हूँ, इस बार आपने देखा मुझे? क्योंकि मैंने कहा पार्टी को कि जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे, मैं टीवी में आपके लिए डिफेंड नहीं करूंगा। ये मैंने उनको कहा, जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा में या भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाओगे। कहा आपने ये? मैं सब एक हो तो बताऊं ना। और मैं कह रहा हूं, नाम मैं कह रहा हूं, आपके जहन में कांग्रेस के जितने नेता आ रहे हैं उनको कहा कि आप पहले बोले साहब वो एक इवेंट है। मैंने राहुल जी से आपने कहा ये मेरी बात सुनिए, पहले बोले साहब वो इवेंट है। मैंने कहा अच्छा इवेंट है, अब चले जाओ। अब किसने रोका?
अब क्यों नहीं जाते हो? मैंने कहा आप वहां जब तक दर्शन नहीं करोगे मैं टीवी पे बैठ के आपको डिफेंड नहीं कर सकता, ये मैंने बोला उनको। बजट के ऊपर प्रेस वार्ता करने का समय आया, मैंने कहा मैं सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। जो अपनी पूंजी लगाकर आइडिया लगा के पैसा कमाता है, मैं उसको राष्ट्र निर्माण में रेस्पेक्ट दे सकता हूं, गाली नहीं दे सकता। हर वेल्थ क्रिएटर को, एयर इंडिया का विनिवेश हुआ तो जिस समूह ने खरीदा कांग्रेस पार्टी ने उसको गाली देना चालू कर दिया। मैंने रोका कि हर बिजनेस समूह खराब नहीं हो सकता। एक बिजनेस समूह के सीईओ ने मोदी जी की तारीफ कर दी तो उस बिजनेस समूह के पीछे गाली कर देना चालू कर दिया। अडानी और अंबानी को सुबह से शाम मैंने कहा साहब सेबी की रिपोर्ट आ गई है, अब अडानी के ऊपर बात करना हम जनता का और सेबी जैसी संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, अब बंद होना चाहिए। मैंने स्वयं ने अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता करी, पर सेबी की रिपोर्ट आने के बाद मैंने अडानी का नाम लेना बंद किया, क्योंकि कहीं तो रुकना पड़ेगा, कोई तो संस्था के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सुबह से शाम गाली दो और भागो, वो नीति से ना तो ये युवा आपकी तरफ आकर्षित होंगे, ना देश के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप सत्ता तो छोड़ दीजिए, सशक्त विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाते? और मेरे पत्र में एक शब्द आपने पढ़ा हो निशान जी, तो दिशाहीनता मैंने एक शब्द लिखा, डायरेक्शनलेस। और डायरेक्शनलेस का अर्थ यह है, आज ईवीएम टेम्परिंग, ईवीएम हैकिंग की बात, कल कास्ट सेंसस की बात, परसों अडानी अंबानी को गाली की बात, उसके अगले दिन नर्सों एम्प्लॉयमेंट की इशू, उसके अगले दिन अग्निवीर। अरे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रचनात्मक आलोचना। आप आलोचना करो तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, वो दैट शुड बी रिटर्न। आप किसी की आलोचना करो, आपको साहब गौरव खराब है, ठीक है, पर क्यों खराब है, उसको क्या करना चाहिए जिससे वो अच्छा हो जाए, जब तक आप ये बातें नहीं बताओगे आप प्रिजुडाइज कहलाओगे, मेरे से जलनशील करने वाले आदमी कहलाओगे। हर चीज मेरी खराब नहीं हो सकती। क्या कांग्रेस के सारे प्रवक्ता आप ये कह रहे हैं इस वक्त जबरदस्ती ये झूठ बोल रहे हैं, जबरदस्ती उनसे बुलवाया जा रहा है? कौन बोल रहा है? सारी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है। मैंने किसी का नाम, मैं क्यों किसी का नाम लूं, मैंने उनके साथ काम किया है और मैं कॉरपोरेट में बरसों बरस नौकरियां कर चुका हूं साहब, एक एथिक्स भी होती है। मैं नहीं, लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं उससे तो आप डायरेक्शनलेस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब या तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सवाल है या राहुल गांधी को लेकर सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो निर्णय ले ही नहीं पा रहे, मैं उनके लिए क्या सवाल करूं? मैं तो उनके स्वयं का, उनका जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था मैं स्वयं उनके साथ घूमा। इज ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। पुनः दोहराता हूं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, पर वो निर्णय नहीं ले पाते। आपने क्या राहुल गांधी जी से ये बोला कि ये सब नहीं होना चाहिए, सनातन को नहीं कोसना चाहिए, मंदिर को लेकर आपने ये सब चीजें बोली? का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूं वही कांग्रेस के मेन लीडर है। आपके जहन में जितने नेता है सबको बोला, आपके जहन में कांग्रेस के जितने नेता, आप सब लोगों के जहन में जितने नेता, तो फिर क्या पार्टी अपने ही प्रवक्ताओं की नहीं सुन रही है? 4 महीने तक जो चिट्ठी मैंने लिखी ना, वो चिट्ठी के पैराग्राफ उठा के लेके उनके ईमेल पे मेल किया कि साहब ये गलत है, ये सनातन विरोध पे चुप्पी गलत है साहब, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। मुझे आप बताइए, आप इतने सब लोग हमारे दर्शक विद्वान लोग बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैं आपको मेरी पुत्री का विवाह का इनविटेशन दूं, आप मुझे ये जवाब दोगे, डियर प्रोफेसर गौरव वल्लभ, रिसीव्ड योर इन्विटेशन ऑफ योर डॉटर्स वेडिंग, आई विल नॉट कम? ऐसा जवाब देते हैं क्या? अपने संस्कार है क्या ये? मैंने उनको कहा साहब ये क्या कर रहे हो, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योता में हम नहीं जाएंगे। अरे लेकिन वो कह रहे हैं बीएचपी का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएंगे? उसके 3 महीने हो गए। नहीं, लेकिन एक मिनट, राधिका खेड़ा गई, चन्नी साहब गए, साहब गौरव वल्लभ भी गया, पर गौरव वल्लभ नहीं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं गया? मुझे अध्यक्ष बनाते तो मैं मानता कि कांग्रेस गई, मैं अध्यक्ष नहीं हूं। गौरव वल्लभ भी जाके आ चुका है, सपरिवार, सपत्नी, सब बच्चे, तो मेरे जाने से कांग्रेस का जाना नहीं तो हुआ। फिर आपत्ति क्या है? कांग्रेस ने आपको रोका थोड़ी। अरे रोकने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको, मेरे को तो न्योता नहीं मिला ना,
मुझे कार्ड नहीं मिला, मैं तो मेरी आस्था के कारण गया, पर जिनको न्योता मिला वो क्यों नहीं गए? न्योता तो राहुल गांधी को भी नहीं मिला। भाई साहब, रोज हमको डिफेंड करना है ना उनको, वो तो आएंगे नहीं टीवी शो में। फिर निशांत चतुर्वेदी बोलेगा गौरव कांग्रेस क्यों नहीं गई, तो मैं कहूंगा साहब मैं गया था। निशांत चतुर्वेदी कहेगा अरे आपके जाने से क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों नहीं गए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष क्यों नहीं गए, गांधी परिवार के लोग क्यों नहीं गए? फिर मैं अपना टका सा मुंह लेके यहां से जाऊं? मैंने कह दिया था। वो कह रहे हैं जब राम का बुलावा आएगा तो जाएंगे। मैंने तो मतलब भगवान राम उनको दर्शन नहीं देना चाहते, आप ये कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि भगवान का बुलावा आएगा जब जाएंगे, इट मींस प्रभु श्री राम दर्शन ही नहीं देना चाहते? तो मैं उस पाप का भागी क्यों बनूं भाई? मैंने तो पाप किया नहीं, मेरे को तो दिए दर्शन, पहले भी दिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी दिए, अभी फिर जाऊंगा। कौन रोकता है? मैं देख। लेकिन बीजेपी के भी कई सारे नेता मंत्री वहां पर नहीं गए। मेरी बात नहीं समझे यार। प्रधानमंत्री गए, बीजेपी के अध्यक्ष गए, तो दीज आर द पीपुल हु रन्स द पार्टी। अब आपको साहब कांग्रेस के कई लोग गए, आप क्यों नहीं चले? मैं चले गया, आपने एक दो लोगों का नाम बताया, वो भी चले गए, 150 और मान आप लिए। मुझे बताइए बीजेपी के कितने कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर गए? आप तो गए, चन्नी साहब गए, राधिका गई, ये सब तो मुझे याद है, लेकिन बीजेपी के आप मुझे बताइए सर। अरे साहब आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ठीक है। जिनको न्योता दिया वो नहीं जाए और बिना न्योते वाले जाए। मैं कोई जिनका आप नाम ले रहे हो, चन्नी साहब हैं, राधिका जी हैं, अच्छी बात है ना, गए तो मैं कोई उनके खिलाफ थोड़ी हूं। ठीक है। पर उनका जाना क्या वो क्या कांग्रेस अध्यक्ष है क्या चन्नी साहब? मैंने तो उनको वोट नहीं दिया कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में, और मेरे को तो नहीं पता, मेरे ज्ञान के हिसाब से तो वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में अगर शीर्ष नेता अगर गिने जाए तो टॉप 20 में भी उनका नाम नहीं है, और जो दीदी का आपने नाम लिया वो टॉप 1000 में भी नहीं है, और मेरे जैसा कार्यकर्ता जो टॉप 1 लाख 1 ट्रिलियन में भी नहीं है वो भी गया, पर वो कांग्रेस का मतलब नहीं है वहां जाना। आप मुझे बार बार आप ट्रिलियन का जिक्र करते हैं, आप ट्रिलियन का जिक्र करते हैं और मुझे थोड़ा संबित पात्रा की याद आती है। ये बताइए ज्वाइन करने के बाद संबित पात्रा ने आपको बधाई दी कि नहीं दी? देखिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं पूरी से, और अब आज से मैंने एक निर्णय किया है अंशुमान जी, अब ट्रिलियन को हम 1 लाख करोड़ बोलेंगे त्रिपाठी जी। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। ठीक है। ट्रिलियन इज नॉट आवर यूनिट। क्यों अरब खरब क्यों नहीं बोलेंगे आप? 1 लाख करोड़ इज अरब खरब नील पद्म शंख महाशंख, पर लाख आपको मालूम है ये? बिल्कुल है गौरव भाई, वो गणना डॉलर में है और वो 5 ट्रिलियन डॉलर मालूम है कितने 1 लाख करोड़ में कितने शून्य? अंशुमन जी पहला सवाल आप ही से शुरू करते वो गणना- हैं, एडिटर्स के पास जाते हैं। अंशुमन जी शंख में कितने शून्य होते हैं? पदम शंख महाशंख इकाई दाई सैकड़ा लाख नहीं, करोड़, हजार लाख करोड़ 10 करोड़ नहीं 10 लाख। मतलब वो 2 के मल्टीपल से बढ़ रहे हैं। ओके ओके अच्छा सर मेरी बात सर सुनिए। एक मिनट अंशुमन जी आपका अंग्रेजी सवाल। की 1 मिनट, अंग्रेजी की यूनिट 3 के मल्टीपल से बढ़ती है, हमारी हिंदी की यूनिट 2 के मल्टीपल से। अरब के बाद क्या होता है बताइए? खरब, उसके बाद क्या होता है? 10 अरब 10 खरब 10 खरब। आप नहीं समझ रहे साहब। आप एक नील 10 नील, आप एक शंख 10 अरे महाशंख। आप 1 0 से बढ़ा, अरे आप 1 0 खैर, से खैर, बढ़ा रहे हैं। सर, अब- हिंदी की यूनिट 2 0 से। ओके 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 अंशुमन जी आपका सवाल। अंशुमन जी आपका सवाल। गौरव भाई, आप भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों से आपकी बहुत गहरी असहमतियां हैं, बहुत तथ्यगत असहमतियां नहीं, क्योंकि आप वित्त के प्रोफेसर हैं, डेटा को, फैक्ट्स को, मैक्रो इकोनॉमी को समझते हैं। और ये तो खैर चर्चा और संवाद की बात है कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, बट आपको भी पता है, और अब तो बहुत सारी ऑफिशियल सरकार की रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो भारत सरकार पर कर्ज की स्थिति हो जो जीडीपी से के बराबर है, या आईएलओ की ताज़ी रिपोर्ट हो भारत में बेरोजगारी की स्थिति को लेकर, इन सारी असहमतियों को आपने कितने दिनों में खत्म कर दिया? देखिए, और कैसे कैसे वो सारी आपकी बात से आपने जो सवाल पूछा उसको मैं गलत नहीं, वो सही सवाल है। आप ये भी कह सकते हैं आपने कई प्रेस वार्ताओं में उनकी नीतियों की भर भर के आलोचना करी, बिल्कुल करी, पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने और मैंने सरकारी नौकरी के फॉर्म जरूर भरे होंगे हमारे कॉलेज के बाद, प्राइवेट नौकरी के भी फॉर्म जरूर भरे होंगे, मैंने तो खूब भरे, कई जगह से रिजेक्ट हुआ। एक तो होती है मैंडेटरी कंडीशंस नौकरी की, एक होती है डिजायरेबल कंडीशंस।
मैंडेटरी कंडीशन से समझौता नहीं हो सकता अंशुमान जी। डिजायरेबल कंडीशन अगर वो कुछ कैंडिडेट में नहीं है और पहली नंबर की डिजायरेबल नहीं है, दूसरे नंबर की, जैसे बिना ग्रेजुएशन किए आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते, तो वो तो हो गई मैंडेटरी कंडीशन। अब आप मान लो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर है तो वो आपकी डिजायरेबल कंडीशन है। अंग्रेजी बोलनी आती है वो डिजायरेबल कंडीशन है। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी है तो डिजायरेबल कंडीशन है। पर राष्ट्र का विरोध और धर्म की रक्षा के लिए ये मेरे लिए मैंडेटरी कंडीशन 7 साल पहले भी थी, आज भी है और मरते दम तक रहेगी। दूसरी बात, एक बात और अंशुमान जी, मेरा हमेशा एक शब्द में बड़ा गहरा लगाव रहा, इकोनॉमिक सेकुलरिज्म। जब आप और मैंने कांग्रेस पार्टी के हर नेता को बोला कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को, परिकल्पना की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें एक वाइट पेपर निकाल के देना चाहिए कि इस रास्ते से हम 2046 में बना सकते हैं 47 की वनस्पत। पर हम कह रहे हैं नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे अनटिल एंड अनलेस मैं ड्रीम ही नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा ही नहीं, तो मैं पाऊंगा कैसे? अरे मेरे को ड्रीम तो करना पड़ेगा ना कि मेरे को डेवलप्ड नेशन बनना है, और डेवलप्ड नेशन बनेगा तो सिर्फ अंशुमान जी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी डेवलप्ड नहीं होंगे, देश का हर व्यक्ति डेवलप्ड होगा। उस संकल्पना का विरोध किस बात का? आपका रास्ता आपका अलग गलत है, आपको अलग रास्ता मिलता है तो वो रास्ता बताओ। सिर्फ ये कहना ये मोदी जी ने कह दिया इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब लाए, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। मैं जीवन पर्यंत आज जो कुछ हूं, और अंशुमान जी मैं आपके लिए भी कह सकता हूं, आप जो कुछ भी आज हो वो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी के कारण, और मैं भी हूं। वरना हम क्या करते? अगर वो इकोनॉमी ओपन अप नहीं होती, अगर निजीकरण नहीं होता तो हम क्या करते? हम तो कुछ नहीं कर पाते। आज आप जिस पद पर हो या मैंने प्रोफेशनली जो अचीव किया है वो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी के कारण है। आप उस ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी का रोज विरोध करते हो। आप जब हर विनिवेश के ऊपर सवाल खड़ा करते हो तो आप इकोनॉमी का विरोध करते हो, आप इकोनॉमिक सेकुलरिज्म का विरोध करते हो। लेकिन तो मैंने मेरा अंशुमान जी को एक लाइन में बोल दूं सर, सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस अननेगोशिएबल, अनपार्डनेबल, अनएक्सक्यूजेबल है, और मेरे लिए राष्ट्र की प्रगति और धर्म की रक्षा और इकोनॉमिक सेकुलरिज्म अनएक्सक्यूजेबल था, है और जीवन पर्यंत। सर लेकिन एक मिनट, आप अभी नरसिम्हा राव जी की तारीफ कर रहे थे, आप तारीफ कर रहे थे जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी है, लिबरलाइजेशन हुआ, लेकिन आप उस पार्टी में चले गए जो ये कहती है कि 70 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं। अब आपको उनकी लाइन लेनी पड़ेगी। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी को ये लगता या भाजपा को ये लगता तो भारत रत्न देते क्या? भारत रत्न किसको? पीवी नरसिम्हा राव साहब को दिया कि नहीं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया। तो इसमें आप कहाँ? भारत रत्न देने के बाद ये सवाल की सार्थकता ही नहीं। कांग्रेस ने तो नहीं दिया ना। कांग्रेस ने दिया क्या भारत रत्न? कांग्रेस का कोई नेता, मैंने टीवी डिबेट में त्रिपाठी जी 2-3 बार पीवी नरसिम्हा राव साहब की तारीफ करी, लेकिन एक बात बताइए, क्या उत्तर श्री मनमोहन सिंह जी को नहीं जाता उस सरकार में? एक लाइन बोल, मैंने तारीफ करी और मैंने ये कहा कि मेरे लिए पीवी नरसिम्हा राव साहब का सबसे बड़ा योगदान जो लोग नहीं मानते हैं, मैं कहता हूं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जनक पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। क्यों? लोग कह नहीं साहब मनमोहन सिंह जी ने किया। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहे तो कुछ हो सकता है क्या? प्राइम मिनिस्टर ने एतबार किया जब हुआ ना, आप उसको क्रेडिट ही नहीं देते क्योंकि उससे आपकी मिसफिटिंग हो जाती है। मैंने 2-3 बार उनकी तारीफ कर दी। एज ए इकोनॉमिस्ट मेरे को कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने सलाह दी, नोटिस नहीं दिया, धमकी भी नहीं दी, सलाह दी, यार उनका नाम ना लो तो ठीक है, ना लो तो ही ठीक है। मैंने कहा क्यों? देश के प्रधानमंत्री थे, आपने मेरे अलावा
आप इतने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से रोज मिलते हो, टीवी शोज करते हो, इतने बड़े एडिटर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने पीवी नरसिम्हा राव की बात पिछले 5 साल में अपने मुंह से करती हुई सुनी? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? यही तो इकोनॉमिक सेकुलरिज्म के खिलाफत है। लेकिन भारत रत्न मिलने पर तो स्वागत किया, तारीफ की। अच्छी बात है, मैं कब मना करूं, बढ़िया बात है। भारत रत्न आप दिया, आप ये ऐसी बात हुई कि मैंने कभी मेरे पड़ोसी को ये नहीं बोला कि साहब आप गाड़ी खरीद लो। जब वो गाड़ी खरीद के लाए तो बोले ठीक है। ठीक, हर्षवर्धन जी, जोरदार तालियां हो जरा। हर्षवर्धन जी। गौरव वल्लभ जी, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। अभी तो मुझे बल्लेबाज भी लग रहे हैं, बहुत खतरनाक। हाँ, बहुत जबरदस्त। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, तो आपके आंकड़े वगैरह तो ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो डेटा दोनों पहलू दिखाता है, तो मुझे उस पर बहुत सवाल नहीं करना है। लेकिन मुझे राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। राहुल गांधी ने कहा, तब वो दाढ़ी वगैरह नहीं बढ़ाई थी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा नहीं हुई थी। उसमें उन्होंने कहा कि सब जगह संघी घुस गए, सरकार में, जगह जगह समाज में। और उसके बाद एक उनका और आया था, जब वो अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जो जा रहे हैं इनको जाने दो, ये सब संघी होंगे। संघी हैं क्या आप? मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है, पर अगर धर्म की बात करना का अर्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो मैं संघी हूं। अगर देश के विकास की बात करने का अर्थ आरएसएस है और संघी है तो मैं संघी हूं। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर झंडा उठाना पार्टी के अंदर अगर संघी होना है तो मैं संघी हूं। मुझे बोलो, अगर 2047 में विकसित भारत का संकल्प का प्रशंसा करना और उसमें अपनी आहुति के लिए कांग्रेस पार्टी को बोलना अगर संघी है तो मैं संघी हूं। तो संघी का अर्थ क्या हुआ? राष्ट्र की बात करना संघी है तो मैं संघी हूं साहब। मेरे को लिख दो आज से मेरे नाम के आगे प्रोफेसर गौरव वल्लभ संघी लिख दो। अच्छा, अगर धर्म की बात करना संघ है तो मैं संघी हूं। अगर अपने दिल की बात करना संघ है तो मैं हूं। अगर 4 महीने तक पत्र लेके मैं ऐसे गया लोगों के पास पिछले 4 महीने, साथियों, जैसे मेरे को नौकरी चाहिए। साहब ये पढ़ो साहब, एक बार इस पे पढ़ो साहब, इस पे रिएक्ट करो। नहीं, लेकिन आप ये कई बार बोल चुके हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के अंदर अभी ये हालात हैं कि अपने ही लीडर्स, अपने ही प्रवक्ताओं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, पूरी तरीके से ब्लिंकर्स लग गए? देखिए, कांग्रेस में वर्तमान समय में 2-3 तरह के लोगों की जरूरत है। उनको, देश को है कि नहीं वो एक बड़ा सवाल है। एक तो वो लोग जो प्रधानमंत्री को नाम लेकर गाली बोलने का साहस रखते हो, गालियां, माता की, पिता की गाली, तो कांग्रेस उनको कहती वेल डन, वी आर विथ यू। मेरे से तो नहीं बोली साहब, मैं तो, मेरा छोटी बेटी है वो भी सवाल नहीं करती है तो भी गुस्सा करने की मेरी हिम्मत नहीं है। कल ना वापस मेरे को जवाब दे दे, मैं क्या करूं? इसलिए मैं कहता हूं जो कर रही है वो ठीक है, इसको ऐसे कर ले। तो एक तो उनकी, दूसरी, कांग्रेस के अंदर आप सनातन और धर्म के ऊपर चुप्पी साधे रखो। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही थी। मेरे पास एक बड़े चैनल का रिपोर्टर आया बाइट लेने, तो मैंने उसको कहा यार मेरा घर थोड़ा लुटियंस से दूर है, तो मैंने कहा इतना दूर क्यों आया, वहीं ले लेता किसी से। बोले आपके अलावा कोई नहीं देगा सर। मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया, वो नहीं देगा। मैंने कहा क्यों? बोले वो कांग्रेस के जो प्रमुख है मीडिया के, उन्होंने मना कर दिया। अब बताओ, मैंने तो दे दी, मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, किसी ने भी। मैं आपको ये कह सकता हूँ मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी थी कि मेरे को, क्योंकि मैंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, जब 40+2 42 सांसद थे, तो मैं कोई लस्ट ऑफ पावर के लिए ज्वाइन नहीं करी थी। और
रामकृपाल जी, मेरा सीवी लेके अगर मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक करी हुई है, एवरेज मैं अपने आप को मानता हूं, तो मैं कर लेता काम। तो मैं 42 सांसदों वाली पार्टी क्यों ज्वाइन करता? तो इसलिए मेरे को कभी चेतावनी या धमकी नहीं दी, पर मेरे को इनडायरेक्टली ऐसे इंडिकेशन दिए जाते थे कि यार रामचरितमानस चल रही है तो कोई बात नहीं। अरे भाई, क्यों चल रही है? क्यों कोई बोल देता है मांसाहारी थे राम जी, फलाना मांसाहारी थे राम जी, ये करते थे। तो तुम्हारे को करना क्या आता कुछ है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, ना तो शस्त्र का ज्ञान है, ना शास्त्र का ज्ञान है, ना वेदों का ज्ञान है, ना उपनिषदों का ज्ञान है। सुबह से शाम ये हो जाएगा, राम मंदिर वहां बना दिया जहां पर प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी दूर कर दी। अरे तुम्हें पता है कि क्या होते हैं, किस तरह मंदिर का निर्माण होता है? गुंबज की ऊंचाई से मंदिर के निर्माण का क्या रिलेशनशिप है? ध्वज की ऊंचाई से भगवान की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई का क्या रिलेशनशिप होता है? पता है? इन ज्ञान है कुछ आवे है नहीं, और दुनिया भर का ज्ञान देते जाओ। राहुल गांधी, ईशान जी, बस एक सवाल, ये जरूरी है आपने कहा। पहले राजेश जी, आप कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं है, बस ये मैं एक राजेश जी का हर्षवर्धन इससे जी जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। एक मिनट, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। कुछ पता नहीं। त्रिपाठी जी, एक सवाल राहुल मैं गांधी करना के लोग तो कहते हैं कि उनको सब पता है, सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ सब पढ़े हुए हैं। राजेश जी, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, राजेश जी, हम बताइए। आई एम सॉरी, मतलब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि क्या आपके भीतर का जो सनातनी है, आपके भीतर का जो हिंदू है, वो अचानक जाग गया है और आप कह रहे हैं राम प्राण प्रतिष्ठा में जो नहीं जाएगा उसके लिए बड़ी आपने एक शर्तें रख दी हैं। आप मुझे ये बताइए कि इतने विज्ञान के आविष्कार हुए हैं पश्चिम में, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया, उससे पहले यहाँ पूना में बनाया गया था, आप इसको मानते हैं? देखिए, अब जो मेरा साइंटिफिक टेम्परा मेरी एक, अब आपने सवाल पूछा, मुझे 1-1.5 मिनट का समय दीजिए। नहीं, आप राइट ब्रदर्स के मेरी बात पहले सुनिए। पूना में जहाज बना था या नहीं बना? मेरी बात सुनिए, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला आदमी हूं और मैं लॉजिक पे विश्वास करता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को जो ज्ञान नहीं हो उस विषय पर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। अब आपको साहब राइट ब्रदर्स ने बनाया था या पहले बना था, मैंने तो जो किताबों में पढ़ा, जो मैंने शिक्षा ली विज्ञान की 8वीं 10वीं, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा, पर जो सामान्य विज्ञान मैंने पढ़ा उसमें मुझे ये बताया गया कि राइट ब्रदर्स ने बनाया। लेकिन जिस पार्टी में अब आप हैं उसके मानव संसाधन मंत्री ने जब ये कहा तब आपने ये कहा था भारत का मजाक बना रहे हैं। अब आप उसी पार्टी में हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने जो आपको जो सवाल पूछा, आपको जो बात कही कि सर्टेन कंडीशंस आर नॉट नेगोशिएबल, मैं आपको कहूं कि साहब 100% मेरे अनुसार आपको काम करना है, ना तो आप कर सकते हो ना मैं आपके अनुसार कर सकता हूं, पर कुछ ब्रॉड थॉट्स पे तो हार्मोनाइजेशन ऑफ लेकिन मैं आपको एक मिनट सर, मैं इनकी पूरा नहीं करूंगा तो फिर आपके सवाल का अर्थ नहीं रहेगा। तो कोई हार्मोनाइजेशन ऑफ थॉट्स अगर ब्रॉड लेवल पे भी नहीं होगा, और मेरे जो ये ब्रॉड इश्यूज हैं ये ऐसा नहीं मैंने छुपा के रखे थे, मैं पार्टी के हर लेवल पर इन ब्रॉड इश्यूज के लिए लड़ रहा था। आप अंतिम समय तक उनको कन्विंस करने की मैंने कोशिश की। लोग कहते हैं साहब अचानक क्यों हो गया? अरे अचानक नहीं हुआ है, 4 महीने से पहले से मैं लोगों को कह रहा था कि इन इश्यूज को मत एंटर करो, इन इश्यूज पे बात मत करो, या तो ज्ञान रखो। सर आप ये कह रहे हैं, एक मिनट गौरव जी, आपने पॉइंट रखा, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट नहीं, आपने पॉइंट रखा। मैं आपसे आपने कहा कांग्रेस के नेताओं को शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान नहीं है। आप उस पार्टी में अब आ गए हैं जिसके नेता कहते हैं कि महाभारत काल में इंटरनेट था, शल्य चिकित्सा पौराणिक काल में थी, और आप कहते हैं आपका साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप उनको समझाएंगे? मैं मेरी बात कह रहा हूं ना। आपने पूछा आप क्यों गए, मैंने कहा साहब मेरी मैंडेटरी कंडीशंस वहां पूरी नहीं हो रही थी। अब आप जो सवाल कर रहे हो वो डिजायरेबल कंडीशंस के सवाल कर रहे हो, तो मैं अपना लॉजिक मेरा ये कहूंगा कि साहब मैंने तो ये पढ़ा है, मैं तो साइंटिफिकली टेम्परामेंट भी उनकी आलोचना कीजिए ना, मैं भी साइंटिफिकली आलोचना कीजिए। मैं हमेशा मैं ये कहूंगा
कि एरोडायनेमिक्स, एरोप्लेन का जो स्टाइल है, जो फ्लाइंग के लिए जो जिस तरह की बनावट चाहिए, मेरे को और मेरे पूर्वजों को और मेरे विज्ञान की किताबों में ये लिखा हुआ है कि वह राइट ब्रदर्स ने बनाया। पुष्पक विमान के बारे में क्या है फिर आपका? पुष्पक विमान, मैंने कहा ना, अगर आपके पास जो लोग इसका खंडन कर रहे हैं, वो लोग इसके आपसे पूछ रहे हैं अरे साहब, विमान के बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस चीज का पुष्पक खंडन, विमान था या नहीं था? मैं जिस चीज के बारे में जानता ही नहीं हूँ, पुष्पक विमान के बारे में कैसे सनातनी है आप? अपने पुष्पक विमान के बारे में नहीं जानते हैं? अच्छा, भगवान राम अयोध्या आए थे, भगवान राम अयोध्या आए थे उससे। पुष्पक विमान के बारे में उसकी क्या बनावट है, उसके बारे में मेरे को पूर्ण जानकारी नहीं है। तो पुष्पक विमान पहले आया कि राइट ब्रदर्स का जो फ्लाइंग वाला विमान पहले आया, मेरे को पुस्तक में राइट ब्रदर्स का बताया गया, मुझे पुष्पक विमान के बारे में नहीं बताया गया। तो जिसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, मेरे को जानकारी, एक मिनट सर, मेरे को जानकारी, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, मेरे को जानकारी जिस चीज आप कहो कि साहब ये पानी कैसे फिल्टर होता है, अरे नहीं है साहब जानकारी, मैं नहीं जानता कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, और मैं कहूं साहब ये गंदा पानी है, इनको फिल्ट्रेशन करना नहीं आता, इनको रोक देना चाहिए, मैं ये कह सकता हूं इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है। पर हर विषय पे आप अपनी टिप्पणियां करते जिस विषय पर आपकी जानकारी है वो विषय आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इंटरनेट उसका सबसे बड़ा सबूत है। एक बार दिखाइए जरा गौरव वल्लभ जी के कुछ बयान। 24 घंटे राहुल जी के साथ बिताए और फिर बताए कि कौन सा 5 स्टार है। विज साहब, कमर है ना, कमर ये अकड़ जाएगी, 3 दिन तक आप बैठ नहीं पाएंगे और चल नहीं पाएंगे। हमारे बिहाफ पर भारत सरकार ने हमारे ऊपर 1,09,000 रुपए का कर्ज चढ़ाया हुआ है प्रति हिंदुस्तानी पर। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज हिंदुस्तान में। नहीं चाहिए हमें ऐसा अमृतकाल जहां पर देश में भुखमरी की रैंकिंग 121 देशों में 107वें नंबर पर हो। मित्रकाल में बड़ी बेरहम हो गई है मोदी सरकार। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर ₹2100 के पार। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। 2 नहीं, ये 3 गले वाले हैं। और सर, अगर 4 राज्यों, 5 राज्यों, 7 राज्यों में चुनाव होता तो 7 गले आ जाते उनके। मैं तो सिर्फ एक ही बात सरकार से चाहता हूं कि आज मोदी जी और जो उनके सिविल एविएशन मंत्री महाराजा जी, दोनों गंगा मैया को पानी को हाथ में रखें और बोले कि इस एयरपोर्ट को हम बेचेंगे नहीं। हमने इसमें सनातन का कोई भी आपका बयान नहीं दिखाया, लेकिन सवाल, एक मिनट, सवाल होने दीजिए। नहीं अंशुमन, सवाल नहीं एक बात, निशांत, अंशुमन जी वहां बैठे। हाँ, निशांत जी, एक बात, जो मैंने 3 मुद्दे बताए, जो मैंने अपनी चिट्ठी में इंगित किए, सनातन का विरोध, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, आप मेरा कोई भी बयान इन 3 मुद्दे के खिलाफ दिखाइए। इन मुद्दों पर क्या आप बीजेपी को सजेशन देंगे? कह रहा हूं, मैं आपको जो मुद्दे दिखाए, क्या आप उसमें बीजेपी को सजेशन देंगे? मेरे 10 बयान दिखाए, मैंने ठीक है, क्या, लेकिन क्या ये सच था? आप ये नहीं कह सकते कि आपका कोई हमने सनातन विरोध का बयान ही नहीं दिखाओगे। लेकिन जो आप बोल रहे थे, क्या वो सच था? अब मेरी बात आ जाइए, फिर मैं वापस जो मैंने आपको बोला, देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर अननेगोशिएबल। इनमें से कौन सी अननेगोशिएबल थी? मैंने जो 3 बातें बताई, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैंने 3, ये वो तो हो गया, ये अच्छा, इसमें भी आपने इनने जो कंडीशन थी, आपने 4 बयान की जगह 10 बयान दिखाए। अच्छा है, आपकी रिसर्च टीम बढ़िया काम कर रही है, ये तो मैं कह सकता हूं। पर मैंने एक भी पॉलिसी लेवल के अलावा कोई बात करी। तो इनमें से कौन सा ऐसा बयान है जो पॉलिसी लेवल पर आपको साफ तौर पर दिखता है कि बीजेपी को करेक्शन करना चाहिए? देखिए, आज सुबह भी, कल भी मैंने कोई बयान प्रेशर में था इसमें से? मैं एक मिनट, कोई बयान नहीं, कोई प्रेशर में, ये सारे सच थे। मैं क्या कह रहा हूं, कोई प्रेशर में मैं, और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां थी जो आपने दिखाई। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंतिम, जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने दिखाई, उसमें मैंने कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी दिए। आप अगर मेरी कोई भी पीआर, आपके, मैं रिसर्च टीम को कहूंगा, मेरी कोई भी प्रेस रिलीज निकाल के देख ले। महंगाई है,
तो कैसे घटेगी उसके बारे में मैं 2 पैराग्राफ अंत में मैं लिख के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं था। नहीं, लेकिन आपने एक बयान बीबीसी को दिया, मैं वो दिखा नहीं रहा हूं, कि मैं मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं क्या करूं, मैं सनातन विरोध का नारा नहीं लगा सकता जो वहां जरूरी था। अच्छा एक मिनट, मैं जयशंकर सर के पास आ रहा हूं, एक मिनट। अब मेरे पास 2 चारे थे। नहीं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे, एक मिनट, राहुल गांधी का ये कहना है कि डरो मत और गौरव वल्लभ डर गए, ऐसे कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। निशान जी, मैं एक बात, मेरे पास 2 चारे थे। आप तो ये बोलो कि साहब आप मरते दम तक, मेरे पास एक चारा था, या तो मैं जिंदा वहां रहता और सनातन विरोध, एक ऑप्शन तो वो था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करता रहता, एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता ये था कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, सनातन विरोध के नारे बंद करूं, मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना साहब, जिंदा रहना जरूरी था मेरा। अच्छा नहीं, वो तो ये जिंदा रहना जरूरी है, तो आप आम आदमी पार्टी क्यों नहीं गए? वो तो सुंदरकांड कर रहे थे। आप ममता बनर्जी टीएमसी चले जाते, वो काली पूजा कर रहे थे। इसका नाम लिया साहब, इस कलयुग का, और मैं कांग्रेस के लोगों को पिछले 6 महीने में, रामकृपाल जी, मैंने 5 बार बोला ये बात कि कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है। उसके लेवल का भ्रष्टाचार भूतो ना भविष्यता है, क्योंकि उसने जो भ्रष्टाचार किया है वो, और पॉलिटिशियंस तो साहब ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन थी। वो तो आया था एकदम क्लीन, साफ सफाई वाला, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और इतना खुला भ्रष्टाचार ही किया। उससे अच्छा तो साहब मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक लेके अंशुमान जी वापस सीए फाइनल को पढ़ाना चालू कर देता। मैं अपने एडिटर्स पर आ रहा हूं, लेकिन जो हमने बयान दिखाए, सर अभी 1 मिनट में आ रहा हूं, बस 1 मिनट, जो हमने बयान दिखाए उसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई क्लैरिफिकेशन देना है, कुछ भी बताना है, तो आप कह सकते हैं। मैंने जितने भी आपके बयान सुने, भले ही वो महंगाई का इश्यू हो, मैंने उस पे क्या होना चाहिए वो लिखा। भले ही आपने बेरोजगारी वाली, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, बेरोजगारी वाली बात है, वो बेरोजगारी की दर ये है, इसको सुधारने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको मैं बोलता हूं, निशान जी अपने रिसर्च टीम से निकलवाइए। कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठकर मैंने पीएलआई स्कीम के फेवर में स्टेटमेंट दिया अंशुमान जी, कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रोजगार का सृजन हुआ। कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ के मेरे से पत्रकार ने पूछा, अरे कोई तो अच्छी चीज बताओ, तो मैंने कहा, तुरंत बताया कि स्वच्छ भारत अभियान एक तरह की जागृति वाला अभियान है, इससे देश को फायदा हुआ। कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ के मेरे से बजट के दौरान कई, जैसे इस बार तो मैं गया नहीं क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, मैंने कहा मैं अपना मुंह छोटा करके टीवी डिबेट से नहीं आ सकता। पर पहले मैं जब भी बजट में जाता था तो मेरे से पूछते थे, अरे कोई तो अच्छी बात हुई होगी, ऐसे एंकर पूछते थे। मैंने कहता था, साहब ये कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाया जा रहा है निरंतर रूप से, वो एक अच्छी बात है। मैं ये कहता था, किसान सम्मान निधि जो 6000 है वो अच्छी बात है, इसको 6 को 10,000 करने की जरूरत है। ये कहने की ताकत थी मेरे में। ठीक है रामकृपाल जी, और फिर जयशंकर जी। जयशंकर जी और मैं 2 बच गए हैं। प्लीज सर। पहले जयशंकर जी पूछ ले, फिर थोड़ा सा मुझे सर प्लीज गो। हाँ नहीं शंकर प्लीज आप प्लीज। गौरव जी, अब बार बार जितना जोर से कह रहे हैं सनातन सनातन, तो सनातन के खिलाफ जो बयानबाजियां हुई थी, ये आपको कब इल्हाम लगा कि हमारी पार्टी सनातन विरोधी हो गई है? 1 मिनट, सितंबर के पहले हफ्ते में उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान दिया था। दिसंबर में आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो गए। नवंबर, चुनाव दिसंबर में हुआ, नवंबर में हो गया। उस समय तक आपको एकदम नहीं था कि सनातन विरोधियों के साथ कहाँ मैं लड़ने जा रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे लस्ट ऑफ पावर नहीं था। आप झारखंड में जाकर विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद कहा नहीं हम तो राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, वहाँ भी जाके चुनाव लड़े, तो आपको उसका कभी ये नहीं लगा। दूसरा ये है सर, फिर मैं भूल जाऊंगा सर, 2 सवाल आपने। प्लीज गो अहेड। मैं झारखंड में चुनाव लड़ा, बिल्कुल सही, जमशेदपुर ईस्ट, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 8 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। आप कांग्रेस के इंटरनल सर्किल में किसी से भी पूछिए कि क्या प्रोफेसर गौरव वल्लभ चुनाव लड़ने का इच्छुक था, क्या उसने एक चुनाव का टिकट मांगा? पार्टी के अंदर जब तक रहा साहब, मैं डिसिप्लिन से काम करता रहा।
अगर मैंने जीवन में कहीं भी चुनाव लड़ने का कहीं आवेदन दिया, कहीं मैनिपुलेशन किया, लास्ट दिन नॉमिनेशन का, राम कृपाल जी जिस दिन लास्ट दिन था उसके 8 घंटे पहले मेरे को बोला गया कि आप झारखंड के जमशेदपुर से चुनाव लड़िए। मुझे नहीं पता था कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा था। झारखंड में जो चुनाव लड़ा वो उस समय जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास साहब, उनके खिलाफ चुनाव। मुझे नहीं पता था क्या नतीजा? मैं इतना बेवकूफ हूं? मेरे को नहीं समझ में आती कि जो 8 बार से जहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी हार रहा है, अगर मुझे टिकट लेना होता तो कोई सेफ सीट के लिए आवेदन करके नहीं लेता क्या? फिर आप बोल रहे हैं उदयपुर का, मेरे एक बार फिर मैं आपका काउंटर लूंगा। फिर आपने कहा उदयपुर का 6 बार से कांग्रेस हार रही है। राजस्थान के कोई भी आप पत्रकार से पूछ लीजिए, कोई भी, और आपको भी ज्ञान होगा कि कांग्रेस की सबसे वीक अगर 2 सीटें होगी राजस्थान में, सबसे वीक, तो उसमें एक उदयपुर शहर की सीट आएगी। मैं पार्टी के अंदर जब तक रहा, पार्टी की मर्यादा से बंद कर, पार्टी के डिसिप्लिन से बंद कर काम करता रहा। आपने, कई लोग कहते साहब अचानक से आपको कैसे याद आ गया सनातन? अचानक सवाल कुछ और था। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था सर, दूसरा सवाल ये था, मैं सनातन पे भी आ रहा हूं। फिर आपने कहा कि साहब अचानक से आपको सितंबर में स्टालिन ने सनातन पे स्टेटमेंट दिया, तब आपको याद क्यों नहीं आया? नहीं, नवंबर में आप चुनाव लड़े उसी पार्टी से जो सनातन विरोधी थी। सर, सितंबर में भी मैंने कहा, अक्टूबर में भी मैंने ट्वीट कहा। दिखा दीजिए गौरव वल्लभ, एक ट्वीट अगर दिखा दीजिए। सर मैंने चुनाव, ट्वीट सर एक नहीं, 1000 वीडियो, सर 1000 वीडियोस दिखाऊंगा। मैंने हर जगह जाके बोला कि मैं जो स्टालिन का जो बयान है उसकी घोर निंदा करता हूं, सनातन के विरोध में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूं। ऐसे 1000 वीडियो आप गौरव वल्लभ और सनातन लिख के आप गूगल पे सर्च करिएगा, 1000 वीडियो यहीं दिखा दीजिए, अच्छा लगेगा। मैं तो बोल रहा हूं ना। अब राम कृपाल जी। गौरव जी, अभी बड़ी लंबी बहस हो गई सनातन पर, मैं कुछ वर्तमान और भविष्य के बारे में पूछूंगा। एक चीज, जब गौरव जी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, जब ये कांग्रेस में नहीं गए थे तो हम लोग मिलते थे, और जब ये कांग्रेस में गए तो मैंने इनसे बल्कि आश्चर्यजनक ढंग से पूछा था कि आप कहाँ गए, क्यों जा रहे हैं। खैर, अब तो मैं ये कहूँगा कि वो है कि हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इतने कितने दिन खोए, इतने दिन आप कैसे पीड़ा बर्दाश्त किया। अच्छा, एक चीज़ में, कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, मान लीजिए कि आप, अब तो वहाँ से आप आ गए हैं, मैं बहुत ठेठ में कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं जाता। जो महिलाओं को देने का वादा किया गया है, युवकों को जो अप्रेंटिसशिप 8,000 रुपये की बात की गई है, महिलाओं को 1 लाख रुपया, यानी नियरली 8,500 के आसपास महीने का, युवाओं को जो कहा गया है, प्लस जितनी और सारी बातें की गई हैं जो पैसे के मामले में। एज इकोनॉमिस्ट आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि अगर ये सारी चीज़ें क्या संभव हैं, वर्तमान जो भी आय हमारे देश की है और जो व्यय है जिस तरह चल रही हैं, मैं एज ए लेमैन आपसे पूछना चाहता हूं कि वाकई क्या ये मैनिफेस्टो विश्वास करने लायक है कि ये जो चीज़ें वादे पूरे किए गए हैं, अगर कल को सरकार आ जाती है कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की, तो ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी? कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आप सब लोग कांग्रेस को भी कई वर्षों से देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 साल का ही, आपको तो 25 साल पहले क्या कांग्रेस में क्या होता था वो भी ज्ञान है। आप सब लोगों को जान के, आपको तो पता है पर आपको नहीं पता होगा, पिछले 30 साल से 30 ईयर से कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक ही आदमी बना रहा है। मैंने अपने पत्र में यह भी लिखा, नए लोगों का, नए आइडियाज का, एस्पिरेशनल इंडिया का कांग्रेस हर्डल, रुकावट उत्पन्न करती। एक ही आदमी 30 साल से बना रहा। अरे उसके आइडिया में दम होता तो 42 और 52 पे थोड़ी आते। मैंने कांग्रेस के एक नेता को बोला कि ये न्याय शब्द जो आप यूज करते हो, न्यूनतम आय योजना जो 2019 में लाए और जो अब आज भी न्याय कर रहे हो, it is rejected by people of our country. You should do something better. आप एक ही प्रोडक्ट को रोज
नए नए पैकिंग में ले जाते रहोगे, प्रोडक्ट नहीं बिक सकता जब तक प्रोडक्ट के इंटरनल गुणवत्ता में चेंज नहीं आए। दूसरी बात, मैंने जब ये मैनिफेस्टो बन रहा था तो मेरे विचार के लिए भी मेरे से पूछा गया। मैंने कहा साहब इतने लाख, 40 लाख 42 लाख करोड़ का तो टोटल बजट है, आप महिलाओं को इतने लाख रुपए दे दोगे? मेरे को उन्होंने ये कहा देखेंगे। अब इसका आपको एक और उदाहरण देता हूं निशान जी। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ। उस चिंतन शिविर में हर्षवर्धन जी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज निकल के आई वो था 50 अंडर 50। आप लोगों को याद है 50% जगह 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए आरक्षित की जाती है। किसने डिसाइड किया? ये आपने किया? नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, और मैं भी उसमें था। मैं उस चिंतन शिविर में 3 दिन तक बैठ के था और मैंने भी कहा ये वंडरफुल गेम चेंजर आइडिया है। कौन से ब्लॉक कांग्रेस में, कौन से प्रदेश कांग्रेस में, कौन से ऑल इंडिया चापलूस कमेटी में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ? कहां हुआ? कहां युवाओं को मिला? कौन से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने लिए हुए निर्णय को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो देश के लिए लिए गए निर्णय देशवासी कैसे मानेंगे कि वो हमारे लिए इंप्लीमेंट कर देंगे? अरे आप जो अपने लिए, मैंने एक निर्णय लिया, मान लो मैंने और मेरे परिवार ने एक निर्णय लिया कि मैं आज से ब्लैक ट्राउजर ब्लैक पैंट नहीं पहनूंगा, और कल मैं पहन कर आ जाऊं तो आप कहोगे अरे आप स्वयं का लिया गया निर्णय स्वयं पर नहीं लागू कर सके तो देश के लोगों के लिए लिए गए निर्णय देश के लोगों के ऊपर कैसे लागू कर पाएंगे? कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो बना रही है वो इस तरह का बना रही है कि कुछ ल्यूक्रेटिवनेस उत्पन्न हो जाए। 40 लाख करोड़ 42 लाख करोड़ का बजट है, बाद में देखेंगे, उसमें कुछ केविएट डाल देंगे कि सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेगा, 65 साल के ऊपर की महिलाओं को ही मिलेगा। वो केविएट डाल के वहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे रामकृपाल जी। ये मंशा है उनकी मंशा, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेता से अकेले में जाके मिलो और उसको जाके पूछो क्या पोजीशन क्या है ग्राउंड पे, वो सिर्फ इशारे में, वो उसको फोन बोलने में डर लगता है कहीं टेप नहीं हो जाए। वो ये कह सकता है मेरे तो ये कांग्रेस के नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं? मेरी बात सुनो, उसको लगता है मैं कहीं टेप नहीं कर लूं उसका बोला हो। मैं बोलूं क्या पोजीशन है राजस्थान में, क्या पोजीशन है जमशेदपुर में, और आप मैनिफेस्टो बना रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है रामकृपाल जी? प्रॉब्लम यह है कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी के बिहाफ में, उसने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा। आपने इसीलिए जयराम जी की कर दिया। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं मैंने वादा किया था ना लूंगा ना आगे लूंगा, पर उसने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। उसको क्या पता, एक मिनट सर, ये बहुत मैं दिल के गुबार के साथ, गुड। उसको क्या पता कि जब ग्राउंड पे चुनाव लड़ते हैं और जब प्रोफेसर गौरव वल्लभ हार्ड पिच पर जाता है, मेरे को एक युवक पूछता है सर सनातन पे क्या है सर आपका बताओ तो, और मैं उस समय बोलता हूं यार मैं डेवलपमेंट करूंगा शहर का। बोले जय सिया राम, 35,000 जय सिया राम। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी में जो लोग निर्णय ले रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं रामकृपाल जी, चुनौती देता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो व्यक्ति टिकट बांट रहा है, मैंने तो टिकट नहीं मांगा, ना मेरी इच्छा थी, वो अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की 1 मिनट के अंदर, 10 सेकंड नहीं 1 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बता दे तो मैं आप कहो जो कर लूं। ठीक है, अब बड़ा सीरियस बातें हो गई हैं। मैं थोड़ा ऑन लाइटर नोट जाता हूं, मैं उस तरफ जाऊंगा। हमारा एक रैपिड फायर है, ये सबसे वायरल और सबसे पॉपुलर है। पहले ये बताइए आप लोग तैयार है रैपिड फायर के लिए? आवाज नहीं आ रही, जोरदार तालियां हो पहले। अब आपको बोलना नहीं है, चुनना है। आप यहीं बैठे रहेंगे, मैं वहां पर सवाल पूछूंगा,
हर सवाल पे आपकी ये हमारी जो क्राउड है हौसला अफजाई करेगी। ये अलग रैपिड फायर राउंड है और आपको हमें जवाब देना पड़ेगा। तैयार है? जोरदार तालियों के साथ रैपिड फायर राउंड। एक लाइन का सवाल है। गौरव जी, जवाब आप देने में माहिर हैं। मुझे तालियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। यस, पहला सवाल प्ले करिए जरा यहां पर। पहला सवाल है, ईमानदार नेता कौन? अजीत पवार, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल। एक चुनना है गौरव जी। सर, इसमें जैसे हम लोग भी एमसीक्यूज कराते हैं बच्चों के लिए, प्रोफेसर था, तो एक डी ऑप्शन हमेशा होता है, नन ऑफ द अबव। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं इन तीनों से कभी भी व्यक्तिगत रूप से मिला हुआ नहीं, पर जो अखबारों में इन तीनों के बारे में पढ़ा, आपके समाचार पत्र में, आपके चैनल पे जो न्यूज़ के बारे में इन तीनों के बारे में सुना, तो इन तीनों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर ईमानदारी और जो आगे के दो व्यक्ति है, ये बीच वाले हैं, ये ईमानदारी के लिए मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इनके बारे में सिर्फ मैंने ईमानदारी के बारे में कुछ पढ़ा। वो एनडीए का हिस्सा है इसमें। मैंने क्या कहा? मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे, आपने मेरे से पुष्पक विमान के बारे में पूछा, मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे जवाब दे दूं? मैंने नहीं देखा। चलिए, जोरदार तालियां हो। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, देश में सिर्फ 1% नोटा को वोट पड़ा था। प्लीज आप उस वार बार नोटा मत मारिएगा। यहां पर आइए जरा, सीधे आइए, नन ऑफ द अवर मत करिएगा, सीधे आइए। नेक्स्ट सवाल, आइए अगला सवाल दिखाइए। जोरदार तालियां हो पहले जरा। विचारधारा का पक्का कौन है? अब देखिए सर, विचारधारा का पक्का कौन है? विजेंद्र सिंह, वो सुबह उठ के एकाएक उन्होंने ट्रांजिशन मारा। संजय निरुपम, गौरव वल्लभ। देखिए, विजेंद्र जी के बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने अपना पत्र नहीं लिखा कि उन्होंने क्या कारण से पार्टी छोड़ी। उन्होंने पार्टी छोड़ी, ये हम सबको ध्यान है, पर कारण नहीं बताया। संजय निरुपम जी ने जो पार्टी छोड़ी, उन्होंने बताया कि वहां पे 5 पावर सेंटर्स है, और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। जो मैंने अपने पत्र में भी एक सर, शब्द लिखा, एक लाइन का सवाल है, एक जवाब हो रहा है। दिशाहीनता। और आप तीसरा चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे, तो ये तीसरा आदमी सही लग रहा है सर। तीसरा सही लग रहा है? सही लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं? बस यही। अब सर, आज आपके लिए रैपिड फायर राउंड में, पहले जोरदार तालियां हो जरा। तीसरा चेहरा आप लोगों को जाना पहचाना लग रहा है? हाँ या ना? ठीक है, आपको लग रहा है या नहीं तीसरा चेहरा जाना पहचाना? ठीक है, वो यहीं बैठे यहां पर। आइए जरा, अब जरा हमारा अगला सवाल प्ले ऑन करिए। नहीं, विचारधारा का भी पक्का लग रहा है। अच्छा सर, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये आरएसएस के बड़े नेता रहे हुए हैं। मैं इनको नाम से, मेरे को, क्योंकि फोटो इधर से तिरछी दिख रही है, पर ये मेरे को आप चाहें तो आ सकते हैं। नहीं, मैं ये आरएसएस के नेता लग रहे हैं मुझे, और मेरे को नाम, मेरे को नहीं, यहाँ से मैं नहीं देख पा रहा। सर, आप बीजेपी में आए हैं, थोड़ी विचारधारा में अभी आना और पक्का होना जरूरी है। आइए जरा दिखाइए। जो नहीं, निशान जी, मैं फिर बोलता हूं कि मैंने बोला कि आरएसएस के नेता है, पर मैं, आप जो मेरे से जो रैपिड फायर एग्जाम मेरा ले रहे हो, मैं 3 कारण मैंने बताए बार बार। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। ये है कुशाभाऊ ठाकरे, बीजेपी अध्यक्ष 1998 से 2000 तक। पुस्तक मेरी पढ़ी हुई है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैंने फोटो से आपको इधर से नहीं पहचान पाया। नो प्रॉब्लम। पुस्तक में एक वाक्य, एक मिनट निशान जी, ये वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस पुस्तक में एक वाक्य था, इन्होंने ये मध्य प्रदेश में उस समय जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो इन्होंने एक अपने व्यक्ति को, और मैं नाम बताऊं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे पटवा जी। हाँ, पटवा जी को इन्होंने उस पुस्तक में एक लाइन लिखी जो मैं कई बार अपने आप के लिए यूज करता हूं, कि बात होए नहीं होए, आप एग्री हो नहीं हो, संवाद जारी रहना चाहिए। ये इनका स्टेटमेंट है। ये उस पुस्तक से मेरे जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। मैं नाम नहीं, इधर से चेहरे से नहीं पहचान पाया,
क्योंकि मैं तिरछा देख रहा हूँ। आप चाहें तो इधर आ सकते हैं। पुस्तक के बाद मैं कह सकता हूँ, आप चाहेंगे इधर आना? संवाद जारी रहना चाहिए। ये इनका एक शब्द था जो मैं हमेशा याद ठीक रखता है। हूँ। अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी 2003 में 4 में, तो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट भी होता था, तो मैं इनका नाम लेके कहता था कि कुशाभाऊ ठाकरे साहब कहते हैं कि ठीक है, संवाद ठीक है। जारी रहना चाहिए। लेकिन आइए, मतलब तस्वीर नहीं पहचानते, बातों को जानते हैं। आइए मैं प्लीज आइए। विद्यार्थी हूं ना सर। जोरदार तालियां हो जरा। पहले आइए सर, प्लीज आइए। मैं चाहूंगा आप आए हमारे साथ यहाँ पर। आइए सर, वहां पे थोड़ा फ्रेमिंग का इधर आ जाए तो अच्छा रहेगा। अब हमारे साथ अगली तस्वीर जरा दिखाइए। आइए और आइए, अगली तस्वीर प्ले करिए जरा। क्या आप इन्हें जानते हाँ, हैं? ये भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जनक कृष्णमूर्ति जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां। लेकिन जो यहाँ पर दर्शक हैं उन सब के लिए एक बार राहुल, एक बार मैं चाहूंगा आशीष भाई दूसरी प्लेट प्ले करिए। ये देखिए, के जनक कृष्णमूर्ति बीजेपी अध्यक्ष 2001 से 2002। गौरव भाई इधर आइए प्लीज जरा। अब हमारा अगला सवाल, मैं चाह रहा हूं जोरदार जरा तालियां हो भाई। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। अब एक लाइन में आंसर देना है। बेहतर विचारक कौन, जवाहरलाल नेहरू या विनायक दामोदर सावरकर जी? देखिए, इसका जवाब दूंगा। अच्छा सवाल है, इसका जवाब देना भी चाहता था मैं, और कई जगह दिया भी है, कल परसों से लेकर आज तक। मैंने कभी भी इनके बारे में अपशब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब इतिहास लिखा जा रहा था फ्रीडम का, तो इतिहास लिखा जा रहा था उन लोगों के द्वारा जो इनसे घृणा करते थे। तो उस इतिहास को पढ़कर इनके बारे में आपकी धारणा बनाना गलत है, और इनके कंट्रीब्यूशन को मैं मानता हूं। मैं इनके कंट्रीब्यूशन को मानता हूं, और इनके बारे में इतिहासकारों ने, क्योंकि जो इतिहास लिख रहे थे वो इनके विचारधारा के विपरीत लोग थे, तो इनके कंट्रीब्यूशन को नीचे दिखाने का प्रयास किया गया। आप इनको वीर मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, मैं कभी गाली नहीं दी, मैं मानता हूं। पर हमको जो इतिहास पढ़ाया गया, मैं जो बोल रहा हूं ना, हमको जो इतिहास पढ़ाया गया वो इनके विपरीत विचारधारा के लोगों ने लिखा। ठीक है, तो गौरव जी, अब जरा इस तरफ आए। इनको इनके कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस करने का प्रयास किया गया, पर इनका भी कंट्रीब्यूशन देश के। ठीक है, आप जरा इस तरफ आइए गौरव जी। लेकिन अब मैं यहीं पर एक बाइट प्ले कर रहा हूं, आप ही का बयान जरा प्ले करिए, जरा दिखाइए। अब वो तो मैं वहीं बैठ के भी सुन लेता। नहीं कोई बात नहीं, ये देख ऑडियो। अम्बेडकर की विचारधारा पढ़नी चाहिए, पंडित नेहरू की विचारधारा पढ़नी चाहिए। हम उस विचारधारा का समर्थन उन लोगों को कैसे पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर लें जिन्होंने अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेके देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी मुखबरी की। तो मैंने तो आपको आप पहले मुखबिर, फिर आपको फिर बोला मैंने, क्योंकि इतिहास किन्होंने लिखा। मेरे को निशान जी अंदेशा था कि आप ये करोगे। सर इस बार पैराशूट काम नहीं आ रहा है। पैराशूट नहीं, मुझे पता था। मैंने कहा कि इतिहास में जो हमको पढ़ाया गया वो इनके विपरीत विचारधारा वाले लोगों ने इतिहास लिखा है। चलिए, तो ठीक है। इनके कंट्रीब्यूशन को गलत दिखाया गया है। ठीक है। मैं बोल रहा ठीक है, हूँ, और आइए। इनके कंट्रीब्यूशन को मैं फिर बोलता हूँ, इनके कंट्रीब्यूशन की भी मैं सराहना करता हूँ। ठीक है, आइए। अब सर 3 सवाल हैं, आप मेरे साथ यहीं रहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे यहां पर बात करके। 3 सवाल है, पहले जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार, जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। अब बहुत आसान सवाल हैं और बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। अगला सवाल दिखाइए हमारा, जरा प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल क्या है, ये देखिए। देश का जननेता कौन? मैंने आपको सर एक चुनना है। एक ही चुनूंगा, हाँ। पर पहले कारण देता हूं, फिर आंसर दूंगा ना। विदाउट कारण अगर रैपिड फायर विद कारण नहीं है। निशान जी, अगर बिना कारण से कोई व्यक्ति आंसर देता है तो वो चोरी का आंसर होता है। ठीक है, मेरे चोरी के आंसर नहीं देने। ओके, छोटा सा आंसर। आप राजनीति के लिए मिसफिट हैं। मैं ठीक है, और इनके सामने भी बोल सकता हूं ठीक है। अब कि आप राजनीति के लिए अनफिट है। ठीक है, ठीक है। दूसरा आप देश की भावना और देश के मिजाज को मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर आज तक किसी ने समझा हो। ठीक है, बड़ी साफ गोई से। अब
आप जोरदार तालियों से अगले सवाल का स्वागत करिए, क्योंकि उसमें बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। दिखाइए जरा, बेहतर प्रवक्ता कौन? देखिए आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ये कह दे कि मेरे से बेहतर कोई है? क्या आप मिले हैं क्या? जोरदार तालियां हो जाए जरा। अब मैं जोरदार तालियां। मैं टीवी 9 के 2 एंकर्स के यहाँ फोटो लगाऊं और निशान जी से पूछूं, निशान जी बेटर हैं कि दूसरे एंकर बेटर है? अगर निशान जी ये कहने का कलेजा रखते हो कि वो बेटर है, तो आप संत हो भाई साहब। ठीक है, चलिए अब अगली फोटो में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कि कौन किससे बेहतर है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। दिखाइए, जोरदार तालियां हो पहले एक बार। अगली फोटो। अब बताइए मुझे, सत्यवादी नेता कौन? ये यहां पर गौरव वल्लभ कांग्रेस, गौरव वल्लभ बीजेपी। ये आदमी भी सत्य बोल रहा था, हर जगह सत्य बोला, अपनी पार्टी को सत्य के रास्ते पे लाने का प्रयास किया। टीवी चैनलों में मेरे को लगा, अंशुमान जी मुझे लगा कि मैं बजट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा तो शायद राम भगवान के प्राण मंदिर चले जाएंगे, पर उन्होंने कहा तुम रूठे हम छूटे। तो ये व्यक्ति भी सत्यवादी था, सत्य के कारण ही ये व्यक्ति यहां पर पहुंचा। अगर सत्य नहीं बोलता, अगर सब पीता रहता तो दोनों वो में से यहीं पे सच्चा कौन बैठा। है? दोनों सच्चे हैं और ये तीसरा बीच वाला भी सच्चा है। आइए सर, आइए, जोरदार तालियां हो। बहुत शानदार सवाल पूछे, जवाब दिए। राजेश सर, आपका सवाल। मेरा है आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल आइए, है। प्लीज बैठिए। आराम से बैठ जाइए आप। मैं आपका एक कोट भी दे रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद एक सवाल छोटा सा है। हार्वर्ड से पढ़े मंत्री लिंचिंग करने वालों को माल्यार्पण कर रहे हैं। लानत है हार्वर्ड पर और उनकी शिक्षा पर। मैंने बोला, ये आपने बोला है। आप अब उसी पार्टी में हैं जिसके मंत्री अरे भाई, माल्यार्पण कर रहे थे। मैंने उनको मुंह पे भी बोला। अब क्या स्थिति है? मैंने उनको मुंह पे भी बोला कि आपको लिंचिंग वालों को माला नहीं पहनानी चाहिए थी। मैंने उनको जब मिले, क्योंकि कई आर्थिक विषयों की डिबेट में वो मंत्री जी मिले जो अभी ठीक चुनाव भी नहीं लड़ रहे, वो मुझे लगता है कि राजनीति से भी एग्जिट मोड में है, ऐसा मेरे को समाचार पत्रों से पता चला, पर मैंने पूछा नहीं उनसे। पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ये बात कंफर्म है। जी। वो झारखंड के ही से ही चुनाव लड़ते थे। हाँ। और झारखंड से ही वो 2 बार चुनाव लड़े। मैंने उनको बोला कि ये लिंचिंग करने वालों को आपने माला पहनाई, ये सरासर गलत है। आज भी उस बयान पर कायम हूँ। लिंचिंग के जो मैं आज भी उस बयान पर कायम हूँ। केंद्रीय मंत्री ऐसे झुक करके अगर मैंने क्या कहा? अभी आप उस पर बोलेंगे क्या? मैं नहीं, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिंचिंग वालों को बढ़ावा नहीं दिया है, लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं खिलाफ, उस समय मेरे को मिले जब भी मैंने उनको, सर हमारे पास वक्त की थोड़ी साहब कमी है, आप इतने पढ़े लिखे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, अब अंशुमन जी आपसे सवाल। गौरव भाई, वो है ना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, तो ये सदाएं आपका पीछा करेंगी। पर वो सवाल वहीं जायज़ हैं अभी भी, कर्ज के, महंगाई के, बेरोजगारी के। क्या वो सारे समाधान जो कांग्रेस को आप नहीं समझा पाए, बीजेपी को समझा पाएंगे और बीजेपी के घोषणा पत्र में उन्हें शामिल करा पाएंगे? देखिए, 2047 का जो डेवलप्ड नेशन की परिकल्पना है, मेरे से अंशुमान जी आपने घुमा फिरा के पूछा है। कई लोगों ने डायरेक्ट प्रश्न एक पूछा कि आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे? तो मैं उनको ये कहता हूं कि जब मैं 42 सांसदों वाली कांग्रेस को ज्वाइन किया था, तो मैं कोई पद के लिए तो किया नहीं था। मैं ये काम जरूर करूंगा कि डेवलप्ड नेशन की जो संकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उसमें अपना गिलहरी वाला योगदान दे के रहूंगा। ठीक है, और जो इश्यूज, जो डेट वाला इश्यू आपने रेज किया, मैंने खुद ने, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रेज दिस इश्यू इन द कंट्री। अंशुमान जी अगर आपको याद हो तो मैंने जो बढ़ता डेट है वो इश्यू रेज किया था। पर मैं साथ में ये भी कहता था कि कैपेक्स भी जरूरी है। उसी डेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहता था कि डेट का उपयोग सही हो तो डेट भी आप एडजस्ट कर सकते हो।
मैं जब इंडिया की डेट का कंपैरिजन करता था तो अमेरिका और चीन का भी पर कैपिटा जीडीपी पे और पर कैपिटा डेट कितना है वो आंकड़ा भी देश के सामने रखता था। तो वो सारी चीजें मैंने एक और इश्यू में आपके बिहाफ पे अपने आप से प्रश्न कर लेता हूं कि गौरव जी आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मुखर थे, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हाई है, क्या आप मानते हो? मैं मानता हूं, आई एम एग्रीइंग, उसको रिड्यूस करना है, पर सिर्फ गाली दे के काम थोड़ी होगा। आप ये कह दो अरे साहब बेरोजगार बढ़ा रहे हैं, अरे भाई तुम्हारा सजेशन क्या है? इफ यू आर नॉट हैविंग सजेशन कीप क्वाइट, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, ठीक तो है। अब कुछ चीजें और सुधार करना है। जो तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का संकल्प मोदी जी का है वो जल्द से जल्द अचीव करना है। 47 की मोदी जी बात कर रहे हैं डेवलप्ड नेशन की, उसको उस 5 ट्रिलियन पे भी बात करनी है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जल्द से जल्द अचीव करना है। ये सारे इश्यूज हैं और इसमें अगर पार्टी मेरा योगदान मांगेगी हर स्तर पर योगदान दूंगा। पर फिर कहता हूं कि मैंडेटरी कंडीशंस पे कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक, आप बोलो राम जी के मत जाओ और गालियां दो अडानी अंबानी को। जय सिया राम, वंदे मातरम। अब गौरव जी ये हमारे शो का लास्ट पड़ाव है। ये प्ले कार्ड आपके सामने है, यस या नो, वो आपका कैमरा है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, यस या नो, और आप पास कर सकते हैं। ये ऐसे एग्जैक्टली देखिए अब ये आपको अच्छे से पता है। जोरदार तालियां हो पहले, हर सवाल पर तालियां और हौसला अफजाई जरूरी है। क्या आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? ओके, मेरा पहला सवाल गौरव वल्लभ जी के लिए, बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ जी के लिए, प्ले करिए जरा। पहला सवाल, सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यस या नो सर? देश के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं थे, नो सर। क्लैप। आपकी नेता कह रही है कंगना रनौत। नहीं, वो उन्होंने ये कहा कि उनको बनाना चाहिए था। मेरी बात नहीं सर, उन्होंने कुछ और कहा है। मेरी बात सुनो, आप फैक्चुअली अच्छा चलिए आप बोल दीजिए हाँ या ना। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस, एक लाइन पूरी होने दी। क्या है, बाइनरी आंसर्स में भावना नहीं बाहर आती, फिर अर्थ का अनर्थ निकलता है। ओके, गो अहेड। सुभाष चंद्र बोस साहब का भी कंट्रीब्यूशन कम करने का प्रयास उन लोगों ने किया जो लोग उस समय इतिहास लिख रहे थे, वो उनकी विचारधारा से समन्वय नहीं बैठा पा रहे थे। इसलिए उनके कंट्रीब्यूशन को नीचे लाने का प्रयास जरूर किया गया, जो मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से। पर देश के आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। ठीक है। खैर सर, नो दिखा दीजिए ऐसे करके, नो, टर्न अराउंड। हाँ, वो है कैमरा आपका सर, ये नो है। ओके, नेक्स्ट सवाल प्ले करिए। जोरदार तालियां हो पहले प्लीज। ये देखिए सर, 2014 के बाद देश में महंगाई कम हुई है। महंगाई कम हुई है, महंगाई कम हुई है परसेंटेज टर्म्स में। परसेंटेज, मेरी बात सुनो, मैं ये दिखा रहा हूं, मेरी बात सुनो, फिर मैं कह रहा हूं ना, परसेंटेज टर्म्स में हुई है। पर एसेंशियल कमोडिटीज की महंगाई आज लोगों का क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी जिस रफ्तार से महंगाई। एक मिनट, क्या महंगाई कम हुई है? एसेंशियल कमोडिटीज की महंगाई अलग है, ओवरऑल महंगाई। मैम बोला नहीं, मैम मैम नहीं। आइए अगला सवाल प्ले ऑन करिए। पहले जोरदार तालियां अगले सवाल के लिए, जोरदार तालियां प्ले करिए। तालियों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। ये देखिए अगला सवाल, नोटबंदी देश के लिए फायदेमंद थी? नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन से एक, यस और नो? मेरी बात फिर मैं यस नो दे दूंगा। नो, डिमोनेटाइजेशन से देश में एक बड़ा फायदा हुआ है और एक नुकसान भी हुआ, दोनों बता देता हूं। बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो कालाधन लोग एकत्रित करने की सोचते थे या करना चाहते थे, कई इस पे डिस्प्यूट होंगे कि साहब कालाधन सिर्फ नोट्स में ही नहीं हो सकता, जमीन में भी हो सकता है, सोने में भी हो सकता है, फॉरेन बॉन्ड्स में भी हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। पर जो निर्णय लिया गया उससे एक लोगों को पता चल गया कि मोदी सरकार की मंशा ब्लैक मनी के खिलाफ है। और दूसरा जो नुकसान हुआ वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल इकोनॉमी को नुकसान हुआ।
लेकिन आप पहले क्योंकि वो कैश बेस्ड तो इकोनॉमी। ये यस है या नो है सर? मैं इसको ये करूंगा, मैंने दोनों आपको एक फायदा लेकिन और एक आपने नुकसान कितनी बोला। बार कहा कि इससे मैंने- बंटाधार हो अरे गया? साहब मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, एक नुकसान भी बता दिया, एक फायदा भी बताया। चलिए ठीक है, फायदा अब समझ में आ रहा है मुझे क्यों बता रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए जरा। आइए जरा अगला सवाल तालियों के साथ प्लीज। यूपीए सरकार भ्रष्ट थी। भाई मैं तो उसके पार्ट था नहीं, पर जो मैं तो उस समय कांग्रेस में था नहीं, मैं तो नौकरी करता था अपनी। पर जो पत्रों में और जो वीडियोस में आता था वो तो ये आंसर है। तो आपने भ्रष्ट सरकार वाली पार्टी को ज्वाइन कर लिया? इसलिए मैंने कहा ना कि भाई मैंने ये सोचा कि नए लोगों की, नए आइडियाज की वहां पर जरूरत है, और मैं अपना फिटमेंट वहां पर बेटर समझ रहा था उस समय। तो क्या अब आपको बोल ये रहा हूं बीजेपी मैं। के लिए लग रहा है कि नए मैं लोगों के बोल नए रहा हूं आइडियाज कि की मैं- जरूरत है? पर वो जो 3 कंडीशंस जिसको लेकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, वो आज भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। आपको 2014 में नहीं पता था कि आप भ्रष्ट है? मैंने ये सनातन के विरोध का पहला नारा तो अरे फिर सितंबर सनातन में आ गए आप। फिर मैं हाँ। राम मंदिर की प्राण, मेरे तो 3 कारण 3 बता दिए ना आपको। सनातन का विरोध, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, और मैं आपसे पूछ रहा हूं 2014 तक आपको पता था कि भ्रष्ट है कि नहीं? भाई अखबार में तो मैं यही पढ़ता था, ये आंसर है। ठीक है, चलिए ओके। आइए जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां। आइए जरा अगला सवाल। अगला सवाल है एनडीए में, दिखाइए जरा, प्ले करिए। एनडीए में परिवारवाद नहीं है, यस या नो? अब मैं आपको ये कहूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन, आपका और मेरा डेफिनेशन में अंतर हो सकता है। पहले मुझे, बिकॉज दिस इज नॉट ए टर्म विच इज डिफाइंड प्रॉपरली। अच्छा ठीक व्हाट है। डू यू मीन बाय परिवारवाद? जब आप उधर होते तो अलग डेफिनेशन होती है, इधर होती है तो अलग व्हाट होती डू यू है। मीन बाय परिवारवाद? व्हाट डू यू मीन? आप मुझे बताइए, आप बता दीजिए। मैं मेरा दृष्टिकोण बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई पद पर इसलिए बैठा दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति का पुत्र या पुत्री या उसका दामाद या जवाई या काका के नाना की चाचा है, बिना योग्यता को देखे, तो वो परिवारवाद है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने परिवारवाद को कंट्रोल करने का भरसक प्रयास भारतीय जनता पार्टी में किया। एनडीए में है? और एनडीए में है या नहीं? मेरी पूर्व पार्टी में, मैं आपको एक वाकया बताता हूं निशान। गौरव जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था। सीधा सवाल का मैं उत्तर तो दिल से दे रहा हूं ना, पूरी बातें। नोटबंदी का भी मैंने आपको एक छोटा नुकसान तो बताया ही है ना। ठीक है। हमारी पूर्व पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, जो अभी अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र के कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। वो जमीन पर काम कर रहे हैं, मैं उससे परिवारवाद नहीं मानता। पर उनके जवाई को अभी टिकट मिला है, वो परिवारवाद है। सर बीजेपी कर्नाटक अध्यक्ष मेरी बात तो सुनो, मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए। ठीक है। उनके पुत्र मंत्री है, वो जमीन पर 24/7 की राजनीति करते हैं, वो परिवारवाद नहीं मानता। वो मंत्री भी है उनके पुत्र, पर उनके जवाई को टिकट देना परिवारवाद है। मैं यही कह रहा हूं। सर चिराग पासवान के बहनोई को टिकट मिला है। देखिए अब इसमें मैं मेरा पर्सपेक्टिव डालूं हाँ ना में, उससे अच्छा है देश की जनता को डिसाइड करने दो। जो परिवारवादी है वो हार जाएंगे, और जो परिवारवादी नहीं है वो जीत जाएंगे। जोरदार तालियां हो। मेरा अगला सवाल, थोड़ा जोरदार तालियां हो। यह सवाल शायद आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, दिखाइए जरा यस या नो में जवाब। सर राहुल गांधी दूरदर्शी नेता है। मैंने कहा ना, इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। इससे ज्यादा Yes या no? इससे हार्श स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता। जो फिट ही नहीं है, फिटमेंट ही नहीं है। अब आपको कि जो आपका जो सेकंड लास्ट वर्ड है ना, वो फिटमेंट ही नहीं है, तो जो नेता नहीं है उसमें दूरदर्शिता वाला सवाल कैसे आएगा? तो हाँ या इसका ना? उत्तर है नो। ओके ठीक है। अगला सवाल सर, अब इसमें हाँ या ना सीधे आइए जरा, जोरदार तालियां हो। मोदी सरकार आई तो देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होगी। 5 ट्रिलियन इज ए स्मॉल नंबर। वी शुड एम फॉर 10 ट्रिलियन, और वी शुड एम टू अचीव द चाइनाज इकोनॉमी। सर अब मैं इस शो को वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सभी दर्शकों की मांग है, जोरदार तालियां हो। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं?
एक बार खड़े हो गए सर। मेरा तो नहीं सर, एक बार प्लीज। मेरा तो मैं यहाँ आ रहा था, मैं सारे आप साथियों को बता रहा हूँ, तो मैं रास्ते में था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया जो प्रोफेशनली CFO है एक कंपनी का। बोला कहाँ जा रहा है? मैंने कहा TV9 का एक शो है, एडिटर बैठ। बोले तुझे ग्रिल होने के लिए वही शो मिला, तू वहाँ ग्रिल होने अभी क्यों जा रहा है? मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैं जो आपके सवाल, जो आपने सवाल पूछे हैं वो देश के लोगों के सवाल हैं। जो आपने यहाँ पे बाइनरी आंसर्स के सवाल पूछे वो देश के लोगों के सवाल है। अगर देश के लोगों के सवाल का मैं उत्तर नहीं दे पाऊँ तो मुझे लगता है कि फिर मैं बेईमानी, गलत काम कर रहा हूँ। गलत काम करने से बेटर कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ाऊँ सर, 5 ट्रिलियन पढ़ाऊँ, IRR पढ़ाऊँ। 5 ट्रिलियन के जीरो सर। अब एक बार सर सुनिएगा सर, प्रोफेसर गौरव वल्लभ इस वक्त हमें कुछ बता रहे हैं। क्लास सिक्स्थ में एक नंबर सिस्टम करके चैप्टर आता, हम सब ने पढ़ा। उसमें एक इंग्लिश नंबर सिस्टम होता और मुझे ग्रिल किया गया आते ही वो हिंदी नंबर सिस्टम पे किया। इंग्लिश नंबर सिस्टम 3 जीरो से बढ़ता है, 1s, 10s, thousands, millions, billions, trillions। तो ट्रिलियन में 10 to the power 12, तो वो 3 नंबर से बढ़ता जाएगा। हमारा जो हिंदी नंबर सिस्टम है वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, अरब, इस तरह से 10 लाख एक जीरो बढ़ा है, तो हमारा 2 जीरो से बढ़, वो नंबर नाम 2 जीरो से चेंज होता है। तो ट्रिलियन इज 10 to the power 12। और मैं तो आज से कह रहा हूँ निशान जी कि अपने तो ट्रिलियन नहीं 1 लाख करोड़ की बात करनी है। अच्छा। कि हम 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। सर उसके जीरो गिनना और डिफिकल्ट होगा थोड़ा, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए। करोड़ में निशान जी 7 जीरो और लाख में 5 जीरो, 7 और 5 12। अब आपके प्रिय सहयोगी शंबित जी की बात कर लें। लोग सवाल पूछ रहे हैं मुझसे ट्विटर पे कि उनको कोई संदेश देना चाहेंगे, चुनाव लड़ रहे हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जगन्नाथ भगवान आप पे आशीर्वाद रखे और आप लोकसभा में MP चुन के आए। क्या आप शंबित पात्रा जी के लिए प्रचार करेंगे? संबित पात्रा जी मुझे बुलाएंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार जरूर करूंगा और संबित पात्रा जी के लिए कहूंगा कि he knows many things but he doesn't know many other things also। चलिए ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू हैव यू। बहुत जोरदार तालियां हो जाए प्लीज।